हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। और चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी में सारे कंसेप्ट, सारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज करने के बाद हम एक आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। वो है हमारा एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें सभी कंसेप्ट के मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं। और बार बार जो बच्चे बोलते थे सर ये टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैंने आपको दिखाया कि अगर आप दिमाग के दरवाजे खुले रखते हो और आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो, इस चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी हुई, दुर्घटना घटी। ठीक है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो इसमें बड़ा ध्यान रखना है आपको कि इस चैप्टर में क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। आज इस एक्सरसाइज में भी हम देखेंगे कि बड़े बड़े क्वेश्चन के स्टेटमेंट होते हैं, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो वो डिकोड होता चला जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें क्या कह रहा है, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए ये बच्चों क्या होती है? ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये मैंने लिख लिया। अब इसके फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? ए इज सबसेट ऑफ बी। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ए जो है ये सबसेट है बी का। बेटा ए अगर बी का सबसेट है तो देखो ये बी है और ये आपका ए है। ए इज सबसेट ऑफ बी, तो यहां से पता चल रहा है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ये ए ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपकी इक्वल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए ये बन जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए की जगह लिख दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब 1। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी इज फाई। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है बच्चों, तो इस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 0। भाई डिसजॉइंट के केस में प्रोबेबिलिटी हो जाती है 0। जैसे ही इसको 0 में यहां पुट करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या आ जाएगी? 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इसका आंसर हो जाएगा 0। क्लियर? एकदम सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन। भाई 2 चिल्ड्रन का सैंपल स्पेस लिख लेता हूं पहले मैं। दोनों बॉयज हो सकते हैं, दोनों गर्ल हो सकती हैं, एक बॉय एक गर्ल, एक गर्ल एक बॉय। ये सैंपल स्पेस हो गया। इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। ये क्या कह रहा है कि इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। उन दोनों बच्चों में से एक ना एक मेल है। उस केस में प्रोबेबिलिटी बतानी है बोथ चिल्ड्रन आर मेल की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने बेटा इवन इवेंट ले लो, इवन इवेंट ले लो, बोथ आर मेल्स। ठीक है, बोथ आर मेल्स का एक ही केस है, बॉय बॉय वाला केस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो गई यहां पर? 1/4। दूसरा क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। E2 इवेंट है एटलीस्ट वन इज मेल। एटलीस्ट वन इज मेल में बेटा कौन कौन से केस हो सकते हैं? बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, ये 3 केस हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपकी क्या आ जाएगी? 3/4। दोनों का इंटरसेक्शन देखूं, E1 इंटरसेक्शन E2, तो बॉय बॉय वाला केस इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 आ जाएगी 1/4। क्यों? क्योंकि E1 जो इंटरसेक्शन E2 है ये आया आपका बॉय बॉय वाला केस। अब आपको कह रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर मेल्स, मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी बतानी है गिवन दैट एटलीस्ट, ये बतानी है आपको। यहां से क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी बेटा 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है? 3/4। आंसर आ गया आपका 1/3। क्लियर? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ रखी है। नेक्स्ट पार्ट अगर इसका देखें बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल। सेकंड इवन इवेंट ले लो बेटा, बोथ फीमेल। बोथ फीमेल का केस कौन सा है? गर्ल गर्ल वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो गई? 1/4। ठीक है, कह रहा है इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज अ फीमेल। जो बड़ा बच्चा है वो क्या है? लड़की है। एल्डर चाइल्ड इज फीमेल। तो बड़ा बच्चा लड़की कौन कौन से केस में है बेटा?
एक तो ये केस है, एक ये केस है, पहले होने वाला बच्चा जिसमें गर्ल है, ठीक है, तो बड़ा बच्चा यहाँ पर क्या है, फीमेल, ये दोनों केस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी 2/4। इवन इंटरसेक्शन E2 अगर ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर इवन इंटरसेक्शन E2 आएगा बेटा, दोनों के दोनों गर्ल वाला केस, ठीक है, यहाँ पर बोथ फीमेल, इसमें भी एल्डर चाइल्ड फीमेल में भी बोथ फीमेल वाला केस है, तो गर्ल गर्ल वाला केस आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। अब तुम्हें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E2, तो E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी 1/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 2/4, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एकदम सिंपल बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सपोज दैट 5% ऑफ द मेन एंड 0.25% ऑफ द वुमेन हैव ग्रे हेयर। अ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक ग्रे हेयर पर्सन को हमने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो मेल है, अज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल। तो भाई इक्वल नंबर है फीमेल का भी और मेल का भी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ मेल क्या आएगी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ फीमेल क्या आएगी, ये भी आएगी 1/2, ठीक है। अच्छा, अब मेल के ग्रे हेयर हैं बच्चों, तो ये पता चल गया है हमें कि ग्रे मेल के हैं, ग्रे हेयर और मेल के हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 5/100, ठीक है। अच्छा, ग्रे हेयर फीमेल के हैं, ग्रे हेयर फीमेल के हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.25/100, ये आ गया। अब आपको बताना है कि ग्रे हेयर्ड पर्सन सेलेक्ट कर लिया, वो मेल है, मतलब ये बताना आपको, बेस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G/M। मैं E1 E2 को इस बार G और M से डिनोट कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G/M प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G/F, ये आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ M 1/2 इंटू बेटा ये 5/100 अपॉन ये क्या आएगा 1/2, यहाँ से कॉमन ले लूँ, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो मैंने पहले ही कॉमन ले लिया, ये क्या है 5/100 प्लस ये क्या है 0.25/100, ठीक है बेटा। 1/2 से 1/2 गायब हुआ, क्या बच गया 5/100 अपॉन 5.25/100, 100 से 100 चला गया, 5/5.25, ये क्या हो गया 500/525, ठीक है। इसको फर्दर आप सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल था, बेस थ्योरम ने फटाफट से आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सपोज दैट 90% ऑफ पीपल आर राइट हैंडेड, 90% लोग क्या है राइट हैंडेड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 आर राइट हैंडेड, ठीक है, कि एटमोस्ट 6 या 6 से कम राइट हैंडेड हैं, जब प्रोबेबिलिटी राइट हैंडेड होने की 90%। तो राइट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी 90% है, तो P आ गया आपका 90/100 मतलब 9/10। और राइट हैंडेड ना होने की प्रोबेबिलिटी फेलियर मतलब Q की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग राइट हैंडेड। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, तुम पेपर में लिख देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग राइट हैंडेड और राइट हैंडेड ना होने की नॉट राइट हैंडेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, Q आ जाएगा यहाँ पर तुम्हारा 1 - 9/10 है ये, ठीक है, 1 - 9/10, तो 1 - 9/10 यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 1/10। क्लियर, P और Q आ गया आपका। एट मोस्ट 6 मतलब P x लेस देन इक्वल टू 6 के केस में कह रहा है बच्चों कि 10 में से 6 या 6 से कम वाले लोग क्या हैं बच्चे आपके राइट हैंडेड हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 7, राइट। भाई लेस देन इक्वल टू 6 बताना है, तो आप इसमें से घटा दें कि 7 से ज़्यादा वाले लोग राइट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी 7 या 7 के इक्वल होने वालों की राइट हैंडेड होने वालों की प्रोबेबिलिटी में घटा दूं, ठीक है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा 1 माइनस
क्या क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 10। ठीक है, 7, 8, 9 और 10 ये 4 केसेस आएंगे आपके पास। तो इनको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस समेशन ऑफ x इक्वल टू क्या है 7 से लेके 10 तक, एन सी एक्स, एन है 10 सी एक्स, p टू द पावर x, p है 9/10 टू द पावर x, q क्या है 1/10, n माइनस एक्स, n क्या है 10 माइनस x। बस इतना करके छोड़ देंगे। 7, 8, 9, 10 अलग अलग भी लिख सकते थे तुम, उनका सम निकाल के 1 में से उसको सम को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें से ये कर लो ना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनकंटेन्ड 25 बॉल ऑफ विच 10 बॉल बियर अ मार्क x एंड द रिमेनिंग 15 बियर अ मार्क y। बेटा 10 बॉल पर x मार्क्ड है, 15 पर y मार्क्ड है। ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न, द मार्क इज नोटेड डाउन एंड इट इज रिप्लेस्ड। If 6 ball are drawn, find the probability that x mark, y mark, y mark, x mark, y mark। तो आप सक्सेस मान लो, सक्सेस में मान रहा हूं y मार्क आने को, सक्सेस बोल रहा हूं मैं y मार्क आने को बेटा। तो y मार्क आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तुम मुझे बताओ। ठीक है भाई, टोटल 25 बॉल्स हैं और आपके y मार्क आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहां पर, p अगर मैं लूं, p यहां पर मैं बोल रहा हूं आपके x मार्क की प्रोबेबिलिटी या y मार्क की प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ y मार्क, y मार्क की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल 15 y मार्क है टोटल 25 में से, तो q क्या हो जाएगा 1 माइनस 15/25 मतलब 10/25। ये पता चल गया मेरे को। अब कह रहा है कि 6 बॉल ड्रॉ करी, 6 बॉल आर ड्रोन, ऑल विल बियर x मार्क। मैं सक्सेस कह रहा हूं y मार्क आने को, तो ये कह रहा है x y जो है आपका, ये x जो है ये 0 हो जाए, कि किसी पे भी सक्सेस ना आए। अच्छा तुम x y से कंफ्यूज करोगे तो इसको z लिख लो। ठीक है, कि ये वाला x कौन सा कह रहे हैं सर, z इवेंट अगर है तो सक्सेस एक में भी ना हो, सब पर x मार्क आए, सक्सेस एक में भी ना हो, क्योंकि सक्सेस मैंने बोला है y मार्क को। तो यहां से क्या आ गया 6C0, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 15/25 टू द पावर 0 और 10/25 टू द पावर 6। ये आ गया बेटा आपका 6C0 15/25 की पावर 0 और 10/25 टू द पावर 6। नेक्स्ट देखते हैं आपका। अब नेक्स्ट देखो बच्चों कि आपके पास क्या है, नॉट मोर देन 2 विल बियर y मार्क। ठीक है, कि 2 से ज्यादा पर y मार्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 से ज्यादा पर y मार्क ना हो। अब नॉट मोर देन 2 कह रहा है, तो p जो z इवेंट है ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2। मतलब आपको सम करना है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 2, ये निकालना है आपको। राइट, बोलो भाई। ठीक है, नेक्स्ट एटलीस्ट 1 विल बियर y मार्क, मतलब बताना है z ग्रेटर देन इक्वल टू 1। z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बताना है अगर तुमने, तो मैं घटा दूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1। तो z लेस देन 1 कब होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 0। ये घटा देना तुम इसमें से। ठीक है बच्चे, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम कि नंबर ऑफ बॉल्स विद x एंड y मार्क आर इक्वल।
एक्स और वाई मार्क की बॉल इक्वल है, मतलब 3-3 आ जाए, जेड इक्वल टू 3 का केस बताना है आपको, तो वही हो जाएगा 6c3 और 15/25 की पावर भी 3 और 10/25 की पावर भी 3, ये हो जाएगा। ये आपने निकाल ही लिया, इसमें 1 और 2 वाले और निकालने हैं बच्चों, कर लोगे ये, बोलो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन अ हर्डल रेस अ पर्सन हैज टू क्रॉस 10 हर्डल, ठीक है, 10 हर्डल्स हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर ईच हर्डल इज 5/6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही विल नॉक डाउन फीवर देन 2 हर्डल, कि वो 2 से कम हर्डल को ही गिराएगा। तो पी में इवेंट ले रहा हूं नॉकिंग डाउन को, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉकिंग डाउन, और क्यू इवेंट है क्लियरिंग की, क्योंकि ठीक है, क्योंकि इसमें मैं सक्सेस ले रहा हूं नॉक डाउन करने को। अच्छा, क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी है बेटा 5/6, तो नॉक डाउन करने की 1/6 हो जाएगी, नॉक डाउन करने की 1/6 हो गई, 1 - 5/6 करी तो। अब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कि वो 2 से ज्यादा, 2 से कम को नॉक डाउन करे, फीवर देन 2, मतलब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। टोटल 10 हर्डल्स हैं, एक्स इक्वल टू 0, 10c0 1/6 टू द पावर 0 और 5/6 टू द पावर 10 प्लस x इक्वल टू 1 का केस लेंगे, x इक्वल टू 1 का केस लिया, 10c1 1/6 टू द पावर 1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, इनटू रहेगा यहाँ पर, 5/6 टू द पावर 9, क्लियर बेटा। 10c01 1/6 की पावर 01, 5/6 की पावर 10 प्लस 10c1 होता है 10 इंटू 1/6, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 9 अपॉन 6 की पावर 1 और 6 की पावर 1, 6 की पावर 10। इस 10 को ब्रेक कर लूँ 2 × 5 में, 10 को ब्रेक कर लिया मैंने 2 × 5 में, 2 × 5, तो ये क्या हो गया 5 टू द पावर 10 भी बन गया। अब तुम्हारा कॉमन आ गया 5/6 की पावर 10, क्या बच गया, ये यहाँ पर बच गया 1 प्लस यहाँ पर बच गया 2, क्लियर। 3 × 5/6 टू द पावर 3 × 5/6 टू द पावर 10, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 5 टू द पावर 10 अपॉन 6 की पावर 9 इंटू 6, और ऊपर 3 है तो 3 से कट के 2 हो जाएगा, 5 टू द पावर 10 अपॉन 2 इंटू 6 टू द पावर 9, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डाई इज थ्रोन अगेन एंड अगेन, बेटा एक डाई को आप बार बार फेंक रहे हो अंटिल 3 6s आर ऑब्टेन्ड, कि जब तक 3 6s ना आ जाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द थर्ड 6 इन 6th रो। ये क्या कह रहा है कि एक बार फेंका, 2 बार फेंका, 3 बार फेंका, जब तक फेंकते जाना जब तक 3 6s आ जाए, और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि थर्ड थ्रो में, सॉरी 6th थ्रो में थर्ड 6 आए, कि पहले 5 थ्रो में 2 6 आ चुके हों, पहले 5 थ्रो में 2 6 आ चुके हों और फिर 6th थ्रो में थर्ड 6 आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 6s इन फर्स्ट 5 थ्रो, पहले तो ये निकाला कि पहले 5 थ्रो में 2 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। बेटा 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, ना आने की होगी 5/6, तो 5 में से 2 थ्रो में सक्सेस होनी चाहिए। 5c2 1/6 टू द पावर 2 5/6 टू द पावर 3, ये आ गया। 5 थ्रो में 2 6 आने की प्रोबेबिलिटी आ गई ये। अच्छा, अब बेटा एक और बार फेंका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थर्ड 6 इन 6th थ्रो, एक और बार फेंका तो उसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, और ये काम तो पहले हो चुका, तो इसको मल्टीप्लाई में 5c2 1/6 टू द पावर 2 और 5/6 टू द पावर 3, ये हो गया डन। ये आपका आंसर है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, समझ गए ना भाई। 6 थ्रो में तो 1/6 है उसकी 6 आने की प्रोबेबिलिटी, और 5 थ्रो में 2 आने की तुम निकाल ही चुको, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई थर्ड 6 आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्लियर है।
नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इफ अ लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक लीप ईयर सेलेक्ट कर रहे हो, व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडे। अब बेटा लीप ईयर का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। लीप ईयर का मतलब है बेटा 366 डेज। 366 डेज का क्या मतलब हुआ, 52 वीक्स हो गए प्लस 2 दिन हो गए। भाई इन 52 वीक्स में 52 ट्यूसडे तो हो ही गए, ये तो मेरे को पता चल गया। अब ये 2 डे क्या क्या हो सकते हैं भाई, ये 2 डे अगर ध्यान दो तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, या फिर संडे मंडे हो सकता है। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 टोटल ऑप्शन इन 2 दिनों के होने के। अब ये कह रहा है 53 ट्यूसडे होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा ट्यूसडे। एक्स्ट्रा ट्यूसडे इसमें है और इसमें है, मतलब 2 केसेस में आउट ऑफ टोटल 7 केसेस। ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपके 53rd ट्यूसडे की। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 ट्यूसडे ये आ गई आपकी 2/7, ठीक है, ये 2/7 आ गई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स। सक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी ट्वाइस है, ठीक है। फेल होने की प्रोबेबिलिटी ले लो भाई, x ले ली, तो सक्सीड होने की क्या है, सक्सीड होने की आपके पास आ गई 2x, और x + 2x तो आपका बेटा क्या होता है, आपको पता ही है 1 होता है ये, तो 3x = 1, x आ गया 1/3। मतलब ये फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 आ गई, सक्सीड होने की 2/3। फेल होने की आ गई है 2/3 और सक्सीड होने की फेल होने की आ गई है 1/3 और सक्सीड होने की आ गई है 2/3। क्लियर है बेटा। अच्छा, अब क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल देयर विल बी एट लीस्ट 4 सक्सेसेस। एट लीस्ट 4 सक्सेसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 6 में से ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 6 में से बच्चे 4 या 4 से ज्यादा सक्सेस हों, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 6। ये आपको बताना है। ये क्या होगा, 6c4 सक्सेस की बेटा 2/3 to the power 4, 1/3 to the power 2 प्लस 6c5, ये p है आपका और ये q है ही, देख ही चुके हो तुम। 6c5 2/3 to the power 5, 1/3 to the power 1 प्लस 6c6 2/5 to the power 6, 1/3 to the power 0। इसको बेटा सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है, एकदम सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ मेनी टाइम मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन। एक आदमी एक कॉइन को कितनी बार उछाले दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 हेड इज मोर देन 90%, कि एटलीस्ट 1 हेड होने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 90% हो जाए। ठीक है बेटा, तो देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने को सक्सेस अगर बोल रहे हो, हेड आना सक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, फेलियर की क्या है 1/2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कह रहा है एटलीस्ट 1 हेड आने की, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये क्या है आपकी, इज मोर देन 90%, मतलब 90% से बड़ी, इज ग्रेटर देन 90/100। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0, ये बेटा बड़ी है आपकी 0.9 से। ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0, ये बड़ी है 0.9 से। ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस NCx, माने आपका
NC0, n क्या है हमें बताना है कि कितनी बार मिनिमम फेंके, NC0 और 1/2 टू द पावर 0 तो 1 होगा, और 1/2 टू द पावर n ये आ जाएगा, इज ग्रेटर देन 0.9। NC0 तो 1 होता है, 1 माइनस 1/2 टू द पावर n इज ग्रेटर देन 0.9। ठीक है, अब इसको फर्दर हम सोल्व करेंगे। 1 माइनस 1/2 टू द पावर 9 ये बड़ा आ गया 0.9 से बेटा, तो 1/2 टू द पावर 9 ये छोटा आ जाएगा 0.1 से। इनइक्वालिटी सोल्व करी है हमने। अब इसको फिर से उल्टा करेंगे, 2 टू द पावर n ये बड़ा आ जाएगा 0.1/0.1 से। वापस से रेसिप्रोकल कर दिया बेटा। अच्छा, 2 टू द पावर n इज ग्रेटर देन 1/0.1 आ गया, मतलब 2 टू द पावर n इज ग्रेटर देन 10। और 2 टू द पावर n के ग्रेटर देन 10 होने के लिए मिनिमम वैल्यू क्या है n की भाई? 2 टू द पावर 3 करोगे तो 8 आएगा, 2 टू द पावर 4 करोगे तब वैल्यू 10 से बड़ी आएगी, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n यहाँ पर हो गई 4। तो बेटा इस आदमी को 4 बार तो कम से कम कॉइन को उछालना ही पड़ेगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 90% हो जाए। क्लियर, सिंपल, फॉलो कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ गेम अ मैन विन्स अ रुपी फॉर अ 6। अगर 6 आता है तो रुपया जीतता है 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 क्या है? 1/6, और ना आने की 5/6 है। पता चल गया है मेरे को। एंड लूजेज अ रुपी, 6 के अलावा कुछ भी आया तो 1 रुपया हार गया वो। ठीक है, द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस। 3 बार फेंकेगा वो डाइस को, वो कह रहा है 3 बार डाइस को फेंकेगा, लेकिन क्विट कर देगा जैसे ही 6 आएगा। तो क्या क्या केस हो सकता है? केस 1, 6 इन फर्स्ट थ्रो। पहले थ्रो में 6 आया, गेम को कर दिया उसने क्विट। पहले थ्रो में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? आपकी प्रोबेबिलिटी है इसकी गेटिंग फर्स्ट 6 इन फर्स्ट थ्रो, ये है आपकी 1/6। पैसे कितने मिलेंगे उसको? रुपीज मिलेंगे 1। 1 रुपया जीत गया वो, प्लस रुपी 1, 1 रुपया जीत गया वो। ठीक है, सेकंड केस, केस 2, पहले थ्रो में 6 नहीं आया, नॉट 6 इन फर्स्ट थ्रो, एंड आपका सेकंड थ्रो में क्या आ गया बेटा? सेकंड थ्रो में आ गया 6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो बेटा पहले थ्रो में नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 इनटू दूसरे थ्रो में आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है, ये क्या आया? 5/36। रुपीज कितने मिले बेटा? रुपीज मिले, 1 लूज किया फिर 1 गेन किया, रुपी हो गए 0, ये आ गए रुपी 0। क्लियर। थर्ड केस क्या हो सकता है बेटा? पहले थ्रो में भी 6 ना आए, नॉट 6 इन फर्स्ट, दूसरे थ्रो में भी 6 ना आए, नॉट 6 इन सेकंड, लेकिन थर्ड थ्रो में आ जाए 6 इन थर्ड थ्रो। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो पहले की 5/6, फिर 5/6 और फिर 1/6, मतलब 25/216 रुपीज। 1 लूज किया, दूसरा लूज किया, 1 गेन किया, माइनस रुपी 1, लूज कर दिया 1 रुपया उसने, 1 रुपया लूज कर दिया। केस 4, तीनों ही थ्रो में ना आए बेटा 6 इन नीदर, तीनों थ्रो में 6 ना आए, 3 बार ही फेंकेगा, इससे आगे तो कुछ होगा नहीं। तीनों थ्रो में नहीं आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, 5 5 जब 25 इंटू 125, ये आ गई 125/216। और लॉस कितना हुआ? 3 रुपए चले गए, माइनस ₹3। ठीक है, ये काम तो खत्म। अब क्या कह रहे हैं? फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट पूछ रहा है आपसे, मीन पूछ रहा है, ये मत कंफ्यूज होना। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट, अमाउंट क्या क्या हो सकता है, इसका मीन पूछ रहा है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट और उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 1 इंटू 1/6 1/6, प्लस 0 इंटू 5/36 0, खत्म, माइनस 1 इंटू 25/216, अब
-375 बाय 216, एलसीएम आया बेटा 216, 636 -25 -375 क्या आएगा यहां से, -364 अपॉन 216। ठीक है बेटा, इसको अगर क्या करें 4 से अगर हम कट करेंगे तो -91 अपॉन 54, ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर बेटा, एकदम सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस ABCD कलर्ड मार्बल के हैं ये सारे, तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को सेलेक्ट करने की भी 1/4 होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की भी 1/4 होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की भी 1/4 होगी। ये पता चल गया मेरे को। ठीक है, वन ऑफ द बॉक्स इज सेलेक्टेड, तो चारों को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। सिंगल मार्बल इज ड्रोन फ्रॉम इट एंड मार्बल इज रेड, ए इवेंट मान लो रेड होने को। अच्छा, अब ए तुमने ये बॉक्स का नाम है, तो मैं बोलता हूं इसको क्या करें, जेड इवेंट मान ले रेड होने को, जेड इवेंट मान लेता हूं मैं रेड होने को। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी ए से क्या है। ठीक है, आपको गिवन रेड आ गया, लेकिन उस ए में कितना है, Z/A, ये क्या होगा बेटा, एक रेड है 1 अपॉन टोटल है 10, 639 + 1 10। बी में रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, Z/B, ये क्या बेटा 6 अपॉन 10, 6 अपॉन 10। Z/C देखूं तो 8 और टोटल है 10, 8/10। Z/D देखूं बेटा, D में एक भी नहीं है रेड, तो ये आ जाएगी 0। इतना काम डन। अब कह रहे जो बॉल निकाली वो रेड निकली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉक्स ए से होगी, मतलब A/, आपको Z/, आपको बताना है कि जो बॉल निकली वो तो आपकी रेड तो निकल गई, अब आपको बताना है A/Z। ठीक है, A/Z क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ Z/A अपॉन बेटा इनका एक एक का करके मैं सम कर दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ Z/A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ Z/B प्लस बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ Z/C, और Z/D तो 0 है तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो प्लस सीधा का सीधा 0 हो जाएगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बच्चे क्या है आपकी 1/4, Z/A क्या है 1/10। नीचे से बेटा सब में से ABC 1/4 कॉमन ले लूँ अगर, Z/A 1/10 प्लस Z/B 6/10 प्लस Z/C 8/10। 1/4 से 1/4 गायब हो गया, क्या आ गया ये आपका 1/10 अपॉन 8 और 6 14 और 1 15 बटे, ये आ गया आपका 1/15। ऐसे ही जब आपको बी की निकालने को बोल रहा है, बॉक्स बी में से सब कुछ सेम रहेगा, यहां पर ये चीज बदल जाएगी, 1/10 की जगह बी वाला आ जाएगा आपका 6/10, सी की बोलेगा तो ये बेटा 8/10 हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से आप सोल्व कर देना, एकदम सिंपल है। बोलो भाई, बी और सी का निकाल लेना। नेक्स्ट, अज्यूम दैट चांसेस ऑफ अ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक, एक पेशेंट को हार्ट अटैक आए उसके चांसेस है 40%। इट इज अज्यूम दैट मेडिटेशन एंड योगा से बेटा चांस हार्ट अटैक के 30% रिड्यूस हो जाते हैं, दवाइयों से 25% रिड्यूस होते हैं, इसलिए कहते हैं मेडिटेशन योगा किया करो। ठीक है, स्ट्रेस भी नहीं होगा, थकान भी उतरेगी तुम्हारी पढ़ाई की। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एट अ टाइम पेशेंट कैन चूज एनी ऑफ द 2 ऑप्शन, दोनों में से एक ऑप्शन पेशेंट ले सकता है, चाहे आपका मेडिटेशन योगा वाला या फिर आपके ये दवाइयों वाला, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग वन ऑफ द 2 ऑप्शन पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम सफर्स अ हार्ट अटैक, कि दोनों में से एक ऑप्शन लिया फिर भी उसको हार्ट अटैक आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट फॉलोड द कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा, तो आपको बताना है जिसको हार्ट अटैक आया ये बताना है कि उसने मेडिटेशन और योगा किया होगा। ए इवेंट लो कि उस आदमी को हार्ट अटैक आता है, पर्सन हैज़ अ
हार्ट अटैक, ये आपने ले लिया ए इवेंट। ठीक है, ई इवेंट लेता हूं, चूज कर रहा है वो मेडिटेशन एंड योगा को। E2 इवेंट ले रहा हूं, वो चूज कर रहा है ड्रग्स को, दवाइयों को। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब बेटा इसके भी चूज करने की, इसके भी चूज करने की, कह रहा है इक्वल प्रोबेबिलिटीज हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दोनों ही हाफ हाफ हैं। भाई इसको भी चूज करना पेशेंट, इसको भी चूज करना, दोनों की प्रोबेबिलिटी है आधी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन, ये कह रहा है कि हार्ट अटैक आ जाए और उसने ये चूज किया हो E1। अब एक बात ध्यान से देखना बेटा, हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 40% है, 40/100 मतलब 0.4 है। क्लियर? अब मेडिटेशन योगा किया फिर भी हार्ट अटैक आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0.4 इंटू, रिड्यूस कर रहा है बेटा मेडिटेशन और योगा 30% से, तो होगा कितना? 70 पर, तो 0.7, ये आ गई आपकी 0.28, क्योंकि 30% रिडक्शन का था। 70% चांस तो अभी भी है ना कि हो जाएगा मेडिटेशन योगा करके, तो 0.7 से मल्टीप्लाई किया 70/100 से। अच्छा, ड्रग्स ले रहा है फिर भी हार्ट अटैक हो जाएगा, तो हार्ट अटैक होने के चांसेस 0.4 हैं, ड्रग से बेटा 25% रिड्यूस हुआ है, 75% चांस तो अभी भी है ना कि हो जाएगा, इंटू 0.75, ये आ गया 0.30। अब आपको बताना है कि उस पर्सन को हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, लेकिन उसने योगा वाला केस लिया हो, E1/A बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपकी 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 0.28 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये 0.4 इंटू 0.28 ये का ये, प्लस आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4 इंटू A/E2 0.30। क्लियर बेटा? बोलो भाई। सॉरी, ये यहां पर, अरे ये 0.4 नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है बेटा? E1 की प्रोबेबिलिटी है हाफ, तो हाफ, और E2 की भी है हाफ, ये आएगा। क्लियर है? हाफ इंटू 0.28 अपॉन हाफ इंटू 0.28 इंटू प्लस हाफ इंटू 0.30, हाफ को कॉमन ले लेना, हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.28 अपॉन 0.58 आ जाएगी, 28/58, ये ऐसा इसको सोल्व कर लेना। क्लियर? 214 जा, और ये आ जाएगा 214 जा, 2 जा 14/29, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इफ ईच ऑफ द सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, अगर हर एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का, बेटा सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का क्या मतलब है? A B C D, ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल ले अगर हम, तो ये आता है। अच्छा, अब हर एक एलिमेंट 0 या 1 है, दो ही एलिमेंट हैं, और उन दोनों एलिमेंट को भरने की टोटल डिटर्मिनेंट्स कितने हो सकते हैं? टोटल मैट्रिक्स कितने बन जाएंगे भाई? दो ही एलिमेंट है 0 और 1, चॉइसेस आपके पास 4 भरने के लिए, टोटल आ गए 16। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव? कह रहा है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आ जाए। ये बेटा पॉजिटिव डिटर्मिनेंट कब कब आ सकता है? पॉजिटिव डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल, पॉजिटिव डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल केवल तभी पॉसिबल है बेटा जब यहां पर दोनों जगह 1 हो, तभी तो पॉसिबल है। यहां पर एक जगह 0 या दूसरी जगह 0 आ गया तो फिर तो या तो डिटर्मिनेंट 0 आएगा या फिर नेगेटिव ही आएगा, तो तभी पॉसिबल है जब दोनों जगह 1 हो। तो उसके केस क्या क्या हो सकते हैं? एक केस हो सकता है 1 1 दोनों जगह 0, दूसरा केस हो सकता है 1 1 एक जगह 0 दूसरी जगह 1, तीसरा केस हो सकता है 1 1 यहां पर 1 आ जाए यहां पर 0, इसके अलावा कोई केस ही नहीं बनेगा। यही 3 केस हैं। तो डिटर्मिनेंट पॉजिटिव इन केवल 3 केसेस में, टोटल केसेस है 3, तो प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव आने की 3/16।
बोलो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट दिमाग लगा के मैट्रिक्स वाला, हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ टू सबसिस्टम ए एंड बी फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग। हमें यह पता है ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी, ए फेल हो जाए तुम्हारा, मैं एफ लिख रहा हूं कि ए फेल हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। प्रोबेबिलिटी बी फेल्स अलोन, कि बी अकेला फेल हो रहा है, बी फेल्स अलोन, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.15। और ए एंड बी दोनों ही फेल हो रहे हैं, ए भी फेल हो रहा है और बी भी, ए फेलिंग इंटरसेक्शन बी फेलिंग, ये है 0.15। अब आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है फर्स्ट केस में ए फेल्स गिवन दैट बी हैज फेल्ड, बी हैज फेल्ड, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्ड इंटरसेक्शन बी फेल्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्ड। अब बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्ड नहीं है, गलती से ये मत लगा देना यहां पे, ये बी अकेला फेल हो रहा है, इसके साथ ए फेल हुआ कि नहीं वो नहीं पता, तो बी फेल्स अलोन। देखो ये ए है, ये बी है, बी अलोन का क्या मतलब हुआ? बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी में से ये इंटरसेक्शन घटा दूंगा तो बी अलोन आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन ये क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल इंटरसेक्शन बी फेल, ये होगी बेटा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल अलोन आपको दी 0.15, ये हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स, और दोनों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.15। तो यहां से बेटा क्या आ गया? 5 5 10 और 1 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल आ गई आपके पास 0.30। तो यहां से क्या आ जाएगा? 0.15 अपॉन 0.30, मतलब 1/2। अच्छा, ए फेल्स अलोन पूछ रहा है अब आपसे, सेकंड केस में कह रहा है ए फेल्स अलोन। ए अलोन फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ए फेल्स माइनस उनका इंटरसेक्शन घटा दूंगा, ए फेल्स इंटरसेक्शन बी फेल्स, ए फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 माइनस 0.15, यहां से क्या आ जाएगी? 0.05। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, 3 रेड हैं 4 ब्लैक है। बैग 2 में 4 रेड हैं 5 ब्लैक हैं। पहले बैग में से एक बॉल निकाल के दूसरे में डाल दी, ठीक है। तो 2 केसेस हो सकते हैं कि ब्लैक डाली कि रेड डाली। फिर सेकंड में से हमने एक बॉल निकाली है, ठीक है, और ये बॉल हमें रेड मिली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, कि जो बॉल ट्रांसफर करी है हमने वो ब्लैक है। तो इवन इवेंट मानो आपने रेड ट्रांसफर करी, ठीक है। E2 इवेंट मानो कि आपने बेटा ब्लैक ट्रांसफर करी, क्लियर। अब इवन के ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, रेड ट्रांसफर हुए, भाई मैं रैंडमली उठा रहा हूं तो 3 और टोटल है 7, ये होगी। ब्लैक होने की ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल ब्लैक है 4 और टोटल है 7, 4/7, भाई मैं उसमें से उठा रहा हूं तो ब्लैक आ जाए, वो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। अच्छा, अब ए इवेंट मानते हैं हम, ठीक है, बेस थ्योरम लगा रहा हूं बेटा। ए इवेंट मानते हैं कि जो बॉल जो है, बॉल ड्रोन इज रेड फ्रॉम बैग 2, ठीक है। जो बैग 2 से हम ड्रॉ कर रहे हैं वो रेड है हमारी, तो ए बाय इवन कि हमने रेड ट्रांसफर करी है तब हम रेड ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसमें रेड यहां पर बच्चे 5 बन गई, टोटल 10 हो गई, 5/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 कि तुमने ब्लैक ट्रांसफर करी तब रेड ड्रॉ करने की, तो 4 रेड बची टोटल 10 में से। अब आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी, आपको बतानी है कि बेटा जो ट्रांसफर करी है बॉल वो क्या है आपके पास? ब्लैक। आपको बतानी है E2 बाई ए, रेड तो बॉल आ गई लेकिन ट्रांसफर करी हुई ब्लैक आनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 4/7 इंटू 4/10
अपॉन 3/7 इंटू 5/10 प्लस 4/7 इंटू 4/10। ये आपका बेस थ्योरम से डायरेक्ट हो गया, इसका कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट, A and B are two events such that P of A is not equal to 0. P of B by A आपको दिया बेटा 1, P of A आप B by A आपको दिया 1, मतलब P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of A इक्वल टू 1। यहां से क्या मतलब हुआ? P of A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। A इंटरसेक्शन B तुम्हारा A के बराबर आ रहा है, A इंटरसेक्शन B, ये B है, ये A है, A इंटरसेक्शन B इज A, तो मतलब पता चल गया A इज सबसेट ऑफ B। ऑप्शन आ गया मेरा A ऑप्शन बेटा, ये पूरा यहाँ पे A इज सबसेट ऑफ B, A ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इज ग्रेटर देन A, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? A B C D आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B बेटा दिस इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपको गिवन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B का क्या मतलब हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। क्लियर? ये आपको दिया है, यहां से क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। क्लियर है यहां पर? अच्छा, यहां पर अब मैं क्या देख सकता हूं, इसको क्या लिख लूं मैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A ले आऊं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A विल बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। कौन सा ऑप्शन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A इज ग्रेटर देन C ऑप्शन, ठीक है बेटा, C ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, A and B are any two events such that P of A plus P of B minus P of A intersection B is probability of A। तो यहां से मेरा क्या आ गया? probability of B minus probability of A intersection B equal to 0। आगे क्या हुआ? probability of B बराबर हो गया probability of A intersection B के, है ना। मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये क्या आ गया? 1। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B जो है ये आ जाए 1। तो ये कौन सा ऑप्शन है मेरा? B ऑप्शन है बेटा, ठीक है। ये थी आपकी NCERT की बच्चों मिसलेनियस एक्सरसाइज, एकदम सिंपल सा चैप्टर था, बहुत आसान चैप्टर था, हमें मजे आए बच्चों, ठीक है। तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को कर लो, आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट, जम के तैयारी करते रहो। थैंक यू बेटा, जय हिंद जय भारत।